ऑफिशियल चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों एक वीडियो सोल्यूशन, एक शानदार वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या कोई और मीडियम से। इंग्लिश अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रामर की बारीकियां समझनी पड़ती है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं रहती। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है एक अच्छी बुक का, कि एक अच्छी बुक मिलनी चाहिए। और वो अच्छी बुक दोस्तों आपके लिए एस चांद पब्लिकेशन कितने ही वर्षों से लेकर आया है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एक इतनी शानदार किताब जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जहां इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आती है वहां ये बुक काम आती है। 27 चैप्टर्स हैं टोटल इसके, और सारे चैप्टर्स अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। उन चैप्टर्स के वीडियो सोल्यूशन के लिए मैं यहां पे आज आपको एक ऐसा वीडियो सोल्यूशन जहां पे हमने थ्योरी को बताया और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों अपने आप में इस बुक को अगर एक बहुत अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक कहा जाए तो कम नहीं होगा। उस क्वेश्चन बैंक को कैसे सॉल्व करें, उसके इनोवेटिव आइडिया के लिए क्यूआर कोड से आप सीधा पहुंच जाते हैं सीधा उस चैप्टर पे और चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको। ओके दोस्तों, चैप्टर नंबर 10 पे आ चुके हैं हम लोग। सेंटेंस कंप्लीशन की बात करते हैं दोस्तों। फिलर्स कह सकते हैं इसे, फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं, इसे कुछ भी कहिए। बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब क्या है, एक सेंटेंस दे रखा है दोस्तों और आपको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट कैसे करेंगे जब वो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, उसमें एक कोई ब्लैंक होगा, बस वही हमें समझना है कि उसका मीनिंग क्या है। चलो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट है और हम ऐसे कुछ प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। आपको अप्रोच समझाएंगे कि एक्चुअली इसमें क्या करना है। बेसिकली आपको ऐसा समझना है कि सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब है एक सेंटेंस गिवन है, उस सेंटेंस के 4 वर्ड है, चारों के मीनिंग अगर आपको आते हैं तो एलिमिनेट करते जाइए कौन कौन सा वर्ड काम का नहीं है, तो जो बच जाएगा वही काम का है। राइट, चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। पहला, हिज प्रोफेशन इज टीचिंग। उसका प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन क्या है, वो टीचिंग है। बट हिज डैश इज फोटोग्राफी। उसका डैश फोटोग्राफी है दोस्तों। अब इससे तो ये समझ आ रहा है पैशन जैसा कोई वर्ड होना चाहिए, बट यहां पे पहला वर्ड है दोस्तों वेकेशन। वेकेशन का मतलब होता है जब आप छुट्टियां मनाने जाते हैं। वोकेशन दोस्तों, वोकेशन का मतलब जब आपका पैशन और आपका प्रोफेशन दोनों एक साथ जुड़ जाएं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से आप प्रोफेशनली कोई काम करें। वोकेटिव दोस्तों, वोकेटिव जनरली एक तरह का, यूं समझ लीजिए लैंग्वेज के अंदर एक तरह का केस होता है, बहुत सारे केस होते हैं जिसमें वोकेटिव केस होता है। और डी है दोस्तों अवोकेशन। अवोकेशन का मतलब होता है आप कोई प्रोफेशन से काम नहीं कर रहे हैं, बेसिक हॉबी है आपकी, बस ठीक है अच्छा है और आप कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे सेकंड का आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज वोकेशन। भाई प्रोफेशन से तो आप ये हैं, लेकिन आपका वोकेशन ये है, आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ क्या करना चाह रहे हैं। सेकंड का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ही क्वारल्ड विद हिज बॉस। वो अपने बॉस से लड़ा, क्वारलिंग करा, झगड़ा करा, क्वारलिंग करी। राइट, डैश ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कॉन्सिक्वेंसेस की डैश करते हुए। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है, आउटकम, रिजल्ट, आगे क्या होगा, उस बातों पे ध्यान नहीं दिया, बस अपने बॉस से लड़ लिया परवाह नहीं करते हुए। यही आना चाहिए ना ऐसा। सी सेंटेंस के मीनिंग से आइडिया लग जाता है अपने को। उसने अपने बॉस से झगड़ा किया और कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करी, रिजल्ट की परवाह नहीं करी, आउटकम, परिणाम क्या होगा उसकी परवाह नहीं करी। पहला है दोस्तों कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि उसे कॉन्फिडेंट था कि भैया कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तब झगड़ा किया। ऐसे कोई झगड़ा नहीं करता भाई। डिवॉइड यानी होता है वंचित कर देना। डिवॉइड के बाद भी ऑफ आता है, मजे की बात है ऑफ तो आ रहा है, लेकिन डिवॉइड यहां कैसे आएगा, परिणाम को वंचित करते हुए। अब वंचित कैसे करोगे परिणाम को। हीडलेस यानी ध्यान नहीं देना। हीड होता है लिसन, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, समझना, कोई चीज पे ध्यान देना। हीडलेस यानी ध्यान नहीं देना। तो आपने यही तो कहना चाह रहे हैं
कि कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान नहीं देते हुए उसको तो बॉस से लड़ पड़ा मेरे भाई, जो होगा देखा लगेगी। तो फिफ्थ का आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा। डी में दे रखा वियरी। वियरी का मतलब होता है यार नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, टूटा फटा हुआ कोई चीज नॉट ऑर्गेनाइज्ड है, वहां वियरी आता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। लेट अस सिट डाउन, चलो हम बैठ जाते हैं। डैश द शेड ऑफ द ट्री फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। भाई आप पेड़ की छांव के ऊपर नहीं बैठ सकते, पेड़ की छांव के नीचे नहीं बैठ सकते, पेड़ की छांव के अंदर की तरफ, भाई इनसाइड नहीं आएगा, बिलो नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। ऑन का मतलब है पेड़ की छांव के ऊपर ऐसा बैठ गया, पेड़ की छांव नहीं हिल सकती। पेड़ की छांव के नीचे थोड़ी बैठते हैं, मतलब छांव के नीचे थोड़ी बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं। और इनसाइड यानी अंदर की तरफ, छांव के अंदर की तरफ बैठो, छांव के बाहर की तरफ नहीं बैठ सकते, नहीं। अल्टीमेटली एक ही बचा है, पेड़ की छांव में, इन द शेड ऑफ ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए और जनरल वे में भी शेड के लिए, ट्री के शेड के लिए इन्हीं लगाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। देयर वाज अ कोटिंग ऑफ डैश ऑन द अनवॉश्ड सिंक। सिंक होती है ना, सिंक। इस सिंक के दो अलग अलग मीनिंग हैं। ये वर्ड हमने दोस्तों होमोनिम्स जब चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था। होमोफोन्स बेसिकली कहते हैं। सिंक का मतलब होता है डूबना, कोई चीज अगर ड्राउन हो जाती है, डूब जाती है, उसे सिंक भी कहते हैं। और दूसरा होता है आपका वो जगह जहां पे आप बर्तन आदि धोते हैं, एक सिंक बनी रहती है ना, उसको भी सिंक कहते हैं। अनवॉश्ड सिंक, जो धोई नहीं गई थी, उसमें क्या होगा दोस्तों, स्लाइम होगा। स्लाइम का मतलब क्या है दोस्तों, स्लाइम जनरली कोई थिक मटेरियल होता है, कुछ ऐसा। देखिए वैसे आजकल तो स्लाइम आपने देखा होगा एक तरह के क्ले टाइप का चीज आ गया, बहुत चिपचिपा सा ऐसा होता है ना क्ले, थोड़ा अलग टाइप का क्ले, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का क्ले। और वैसे स्लाइम का एक मतलब होता है कोई भी थिक मटेरियल जनरली जो सिंक के चारों तरफ ऐसा जम जाता है, उसको स्लाइम कहते हैं। तो वैसे तो 12th का आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि स्लाइम की ही कोटिंग बनेगी। बाकी तीनों वर्ड के मीनिंग हम समझ लेते हैं दोस्तों। स्ल्यू का यूज लिया जाता है, भाई बैच की बात कर रहे हैं, एक टुकड़ों में जब कोई चीज हो रही है। स्लिंक का मतलब होता है जब आप कोई चीज, यूं समझ लीजिए, जब आप धीरे धीरे चल रहे हैं, जब आप चोरी छिपे चल रहे हैं, जब आप ऐसा चल रहे हैं जब लोगों को बताना नहीं चाहते, उसको स्लिंकिंग कहते हैं। और लास्ट वर्ड दोस्तों स्लेज। स्लेज जनरली आपने देखा होगा एक तरह की बग्घी होती है, जब वो हिरण होते हैं ना, रेनडियर्स, आपने देखा होगा। मैं सिंपल बताता हूँ आपको। जब सैंटा क्लॉज की कोई भी एक वीडियो सोचिए दिमाग में, जहां पे वो चला रहा है बहुत सारे रेनडियर्स को, हिरणों को, तो वो जिस लकड़ी के उस पे होता है ना, एक लकड़ी का बना हुआ रहता है जिसपे वो खड़ा होता है, उसको स्लेज कहते हैं। वो एक तरह से बग्घी हो गई, बग्घी। और वैसे स्लेज एक एडजेक्टिव है, स्लेज हैमर, बहुत बड़े हत्थे वाला हैमर, जो बहुत भारी हैमर होता है ना, उसे स्लेज हैमर भी कहते हैं। तो इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है इससे। 12th का आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। द विक्टिम मेड एन डैश प्ली फॉर मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया। तो दया की क्या मांगोगे, भीख मांगोगे, तो उसने प्ली कर दी। प्ली यानी याचिका, यानी कि भीख। प्ली यानी याचिका, मर्सी यानी दया, विक्टिम यानी पीड़ित। जो ये पीड़ित है ना, उसने दया की भीख मांगी, ये कहना चाह रहे हो। अब कैसी वाली मांगी, इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब है बहुत ही शांत, बहुत ही सिंपल तरीके से इम्पैसिव, बहुत ज्यादा ठंडे रूप में, राइट। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है जो चीज पास करने योग्य, जैसे आगे पास कर देना चाहिए। इम्पैशन्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा दिल से, बहुत ज्यादा यूं समझ लीजिए, बहुत ज्यादा उससे जुनून से टाइप का, है ना। और इंपीरियल का मतलब होता है रॉयल। तो रॉयल का या इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का तो मीनिंग ही नहीं है। इम्पैशन्ड दोस्तों बहुत ज्यादा जुनून से मांगनी पड़ेगी। आप जब भीख मांगोगे, आपका दिल, आपका इमोशन उससे नहीं जुड़ा होगा, तो फिर वो दया की भीख नहीं चलेगी। यानी 16 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड। सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया था, निर्देश दिया गया था, टू रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करो, रोको। एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली, और शांति से इस सिचुएशन को हैंडल करो। मतलब इस बार अपने आप को रोकना है, मतलब बंदूक नहीं चलानी है, शांतिपूर्ण इस सिचुएशन को हैंडल करना है, इस परिस्थिति से निपटना है। अब दोस्तों आपको क्या करने को कहा गया होगा, टू डैश रिस्ट्रेंट।
एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, दोस्तों ये वैसे बहुत अच्छा सही आंसर लग रहा है, बाकी 3 ऑप्शन भी एक बार देख लेंगे। एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट का मतलब है रिस्ट्रेंट का प्रयोग करो, अपने आप को रोकने का प्रयास करो, एक्सरसाइज दैट। कंट्रोल रिस्ट्रेंट, दोस्तों रिस्ट्रेंट का मतलब भी कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल का मतलब भी कंट्रोल करना होता है, तो ये वर्ड इसके साथ सेट नहीं होगा। एनफोर्स यानी फोर्स लगाना, फोर्सफुली करना, कोई चीज पर ताकत लगाना। अब एनफोर्स रिस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे? रिस्ट्रेंट तो होता है कि भैया रोकना है, और फोर्स कहना है ताकत लगाने की बात कर रहे हो। रिमेन का मतलब है शांत रहें, रहें मतलब वैसा रहें, तो रिमेन से बेटर वर्ड है दोस्तों एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट का मतलब है आप उसका प्रयोग करें, उसका यूज लें, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 46 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों, टू ऑफ द फ्यूगिटिव्स। फ्यूगिटिव्स कौन होते हैं? फ्यूगिटिव्स वो लोग होते हैं जो भगोड़े होते हैं, जो भाग जाते हैं, जो एब्सकॉन्डर कहलाते हैं। दोस्तों नया वर्ड है आप लोगों के लिए, एब्सकॉन्डर यानी भगोड़े, फ्यूगिटिव यानी भगोड़े। मैनेज टू रिमेन फ्री, उन्होंने भैया मैनेज कर लिया कि भैया वो फ्री रहे, वो छूट गए, भगोड़े थे भाग गए। बाय एडेप्टली, दोस्तों ADEPT ध्यान रखेंगे, एडेप्टली का मतलब है बहुत स्किलफुली, बहुत ही तरीके से, निपुणता से, दक्षता से उन्होंने क्या किया? अवॉइडिंग द डैश ऑफ पुलिस, पुलिस का अवॉइड कर दिया। अब वो भाग गए तो क्या अवॉइड किया होगा? टॉर्चर अवॉइड किया होगा। टॉर्चर तो वो अंदर जब होते तब उसको अवॉइड करने की बात करते। परसूट यानी पीछा। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। फॉलोइंग का मतलब होता है किसी को फॉलो करना या उसके आगे की बात। और रिप्रेशन, इन पांचों वर्ड में सबसे अच्छा वर्ड है परस्यूट। उसने पीछा छुड़ाते हुए, लिखा ना, अवॉइडिंग द परसूट ऑफ, पीछा छुड़ाते हुए भागने में मैनेज हो गए, वो भाग गए मतलब भगोड़े बन गए। तो 46 का हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, परसूट यानी पीछा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस करें, और दोस्तों इन क्वेश्चंस को करने के बाद एक ही बात फिर से याद आई, मुझे भी और आपको भी आई होगी। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे वोकैबुलरी वाले, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले, वहां एक बात कहा करता था, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा करता था कि बॉस आपको वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको किसी तरीके से अपनी वर्ड पावर बढ़ानी है। जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे सब बेकार है, कॉन्फिडेंस उसी से आएगा, राइट? तो कुल मिला के अभी फिर से वही कहना चाहूंगा, वर्ड पावर को बढ़ाइए। जितने ज्यादा वर्ड याद होंगे, मैं बता रहा हूं सेंटेंस कंप्लीशन बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों रीडिंग करिए, कहीं ना कहीं रीडिंग बहुत हेल्प करती है, वोकैबुलरी को बढ़ाने में तो करती ही है रीडिंग। रीडिंग से एक्चुअली एक फ्रेमवर्क मिलता है आपको, दिमाग को इस तरह का फीडिंग, भोजन मिलता है कि इस तरह का स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क रहता है। तो अगर आप रेगुलर रीडिंग करेंगे ना, मैं बता रहा हूं आपका आधा प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाएगा, आधा ये बुक सॉल्व कर देगी, आप अपने एग्जाम को क्रैक कर देंगे। फिर बोल रहा हूं, रीडिंग करिए, आधा काम वो कर देगी, बाकी आधा ये कर देगी, कोई एग्जाम का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश क्रैक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रैक्टिस 2 का क्वेश्चन नंबर 2, द नॉइज ऑफ द ड्रम। ड्रम यानी जो ढोल बजता है ना, उसका नॉइज, उसकी आवाज। ड्रम बीट्स, ड्रम बीट्स यानी जो ढोल के जो थपेड़े हो रहे हैं, जो ड्रम की आवाज आ रही है ना उसकी। एंड फ्राइटन्ड द टाइगर, टाइगर को डरा दिया। अब सोचिए टाइगर डरा दिया होगा तो क्या किया होगा, जरा समझें। परसिस्टेड यानी लगातार रहना, परसिस्ट करना, कोई चीज का विद्यमान रहना, लगातार रहना। बी है दोस्तों परटेन्ड। परटेन्ड का मतलब क्या होता है? परटेन का मतलब है दोस्तों रिलेट करना, आपने सुना होगा परटेनिंग टू, रिलेटिंग टू, उसके अनुरूप होना, उसके रिलेट करना, राइट? परप्लेक्स्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। और प्रिवेंटेड का मतलब है रोकना, प्रिवेंट करना मतलब कोई चीज को कंट्रोल करना, कर्ब करना, रोकने के लिए वर्ड आता है प्रिवेंटेड। सो परसिस्टेड का मतलब होता है, वापस बता रहा हूं, कोई चीज का चलन बनना। परटेन्ड का मतलब रिलेट करना, परप्लेक्स का मतलब कंफ्यूज हो जाना, और प्रिवेंटेड यानी रोकना। अब ड्रम बीट्स की जो आवाज है वो टाइगर को क्या कंफ्यूज करेगी ना भाई, कंफ्यूज करेगी, तभी तो वो डर जाएगा, वो परेशान हो गया, उसको ऐसा समझ नहीं आने लग रहा क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। ये एक्सरसाइज 2 चल रही है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द प्लेन वॉज डैश 5 आवर्स लेट, 5 घंटे लेट थी। अब किस तरह के 5 घंटे, बस वही देखना ना भाई, 5 घंटे के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए अपने को। तो
ऑलमोस्ट 5 घंटे, हाँ मतलब करीब करीब 5 घंटे लेट थी। कीपिंग, प्लेन रख रही थी 5 घंटे लेट, नहीं चलेगा, बी तो गलत हो जाएगा। मोस्टली और इवनली, ये दोनों ही यहाँ के एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं बनेंगे। बेसिकली आवर्स नाउन है, उसका 5 एक एडजेक्टिव है, उस 5 के लिए एडवर्ब चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 5 आवर्स लेट, मतलब एकदम करीब करीब 5 घंटे लेट थी, ऐसा ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आ गया है दोस्तों 10। विंडोज लुक डैश द गार्डन। अब हमें इनमें से वर्ड चाहिए। तो दोस्तों एक वर्ड होता है लुक आउट ऑन, आप देख सकते हैं लुक आउट ऑन। लुक आउट ऑन का मतलब होता है उस दिशा में होना, उस तरफ उसका मुंह होना, फेसिंग दैट डायरेक्शन। लुक आउट ऑन यानी वहां से उस तरह का डायरेक्शन दिख रहा है। और ये आमतौर पे विंडो के लिए, डोर्स के लिए, वॉल्स के लिए आता है कि भैया जो ये विंडोज है, मेरी जो खिड़कियां है ना, उनका दिशा जो है, उनकी जो फेसिंग है ना, वो गार्डन की तरफ खुल रही थी, वो उधर देख रही हैं, लुक आउट ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सीधा स्ट्रेट आंसर बता दिया, बी फॉर बॉम्बे। 16 नंबर कह रहा है दोस्तों ऑल सिविलाइज्ड नेशंस, जो सभी सभ्य देश हैं, नाउ बिलीव ऐसा मानते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, इन डैश ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, उन प्रिजनर्स का, उनके जो कैदी हैं, उनका इनमें से कोई ना कोई ट्रीटमेंट हो। पहला है दोस्तों ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान। दूसरा है दोस्तों ह्यूमेन। ह्यूमेन का होता है मानवीय, मतलब मानवीय, मानव जैसा। सी है दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन होता है वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, उनकी उत्थान की बात होती है। और लास्ट है ह्यूमिलिएटिंग। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब है तिरस्कार कर देना, उसको लज्जित, शर्मिंदा कर देना, तिरस्कार कर देना, ह्यूमिलिएटिंग। तो ह्यूमिलिएटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। ह्यूमन ही होता है मानव यानी इंसान। हमें चाहिए ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब मानवीय व्यवहार होना चाहिए, मतलब उनको कुत्ते बिल्ली की तरह पटकना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। उनको कम से कम, जो सिविलाइज्ड देश हैं, जो सभ्य देश हैं, वो तो कहते हैं कि उनका मानवीय व्यवहार होना चाहिए उनके साथ में। अब आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। दोस्तों पार्टेक शब्द के साथ आता है ऑफ। पार्टेक ऑफ का मतलब होता है जब आप कोई चीज का हिस्सा बनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया लाइट रिफ्रेशमेंट होगा, उसका हिस्सा बनेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो ये ऑटोमोबाइल गाड़ी व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स यानी बनाने वाले जो हैं, आर रिवाइविंग अप टू लॉन्च अ कैंपेन। वो कोई चीज के बारे में गहन चिंतन, रिवाइविंग वगैरह कर रहे हैं कि एक ऐसा कैंपेन लॉन्च करें डिजाइंड टू, वो जो कैंपेन होगा, वो जो किसी तरह का मिशन होगा, वो इस काम को करने के लिए होगा। कैसे? डिजाइन टू इंक्रीज कंज्यूमर डैश, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता का कुछ बढ़ाना है, अबाउट द न्यू एमिशन कंट्रोल, जो नया एमिशन कंट्रोल आया है ना, उनको कुछ बढ़ाना है। अब क्या बढ़ाना है दोस्तों? कंज्यूमर प्रोडक्शन। कंज्यूमर का प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ता है, बताओ, कंज्यूमर प्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हैं हम। कंज्यूमर एजुकेशन, हाँ हो सकता है कंज्यूमर को हमें बताना है, पढ़ाना है। कंज्यूमर कैपेसिटी बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर नॉलेज यानी उसका ज्ञान बढ़ाना है। कंज्यूमर अवेयरनेस, दोस्तों अवेयरनेस, एजुकेशन और नॉलेज, तीनों यहां पे फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। बट तीनों में से जो बेस्ट है दोस्तों अवेयरनेस। लोगों की जागरूकता बढ़ानी है, जानकारी नहीं बढ़ानी, जागरूक करना है, उन्हें जागरूक करना है भैया, ऐसा होता है एमिशन कंट्रोल। सो 24 का आंसर ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा। एक्सरसाइज सेकंड चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 30 है। द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल्स। एफ्लुएंट का मतलब है बिल्कुल भरिन पुरन, रॉयल टाइप की जो होती हैं, जो बिल्कुल ही बढ़िया लग्जरी टाइप की जो लाइफ होती है, उसे कहते हैं एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल्स ऑफ कंटेम्प्ररी पॉलिटिशियंस। जो आजकल के पॉलिटिशियंस हैं, जो तत्कालीन पॉलिटिशियंस हैं जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। शार्प कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, शार्प डिफरेंस है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। टू द डैश वेज ऑफ लिविंग ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो ये यूं कह दीजिए अपना
स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी जो लिविंग्स है ना, उनकी जो जिंदगी थी ना, उनके जो तरीके थे ना, उनसे बिल्कुल अलग है। आजकल लैविश, आजकल लग्जूरियस तरह की जिंदगी जीते, और उस समय क्या था, साधु महात्मा की तरह बहुत ही साधारण जीवन जीना, उसे ऑस्टियर ही कहते हैं। चलिए देखिए, पहला ही ऑप्शन आ गया, ऑस्टियर वेज। ऑस्टियर वेज का मतलब वैसे आपको पता होना चाहिए, जहां लग्जरी से परे, ठंडी गर्मी बरसात कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑस्टियर लाइफ का मतलब होता है जहां सादगी पूर्ण जीवन। तो आजकल हो गया है दोस्तों कंटेम्प्ररी लोगों का अफ्लुएंट लाइफस्टाइल, बहुत ही यूं कह दीजिए बहुत ही अमीर टाइप का, और उस समय का था सादगी टाइप का। तो सादगी के लिए वर्ड आता है ए यानी ऑस्टियर। बाकी वर्ड देख लो दोस्तों, एग्नोस्टिक है, एक्स्ट्रावेगेंट है, डिसिप्लिन्ड है। एक्स्ट्रावेगेंट यानी अत्यधिक खर्चीला होता है, डिसिप्लिन यानी बहुत ही तरीके से अनुशासनात्मक टाइप का। सो क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा। सीधा आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा था स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली यूज द टाइम। उसने अपना टाइम का प्रॉपर यूज नहीं लिया। एज ही वेंट ऑन डैश ऑन वन पॉइंट अलोन। एक ही पॉइंट पे बार बार बोलता रहा, या उसी पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लिया, ऐसा कुछ है। डायलेट करना यानी बड़ा करना। डिवोट यानी कोई चीज को पर मतलब डिवोट करना, उसकी श्रद्धा भक्ति करना। डाइल्यूट यानी उसको बहुत ही पतला कर देना, कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा है। डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी उसको आवंटन कर देना। एक वर्ड यहाँ पीछे रह गया डेलिबरेटिंग, और यहाँ पे वही आएगा एक्चुअली। डेलिबरेटिंग ऑन वन पॉइंट यानी बार बार एक ही बात को रिपीट करते जाना। एक ही जगह पे बहुत सारा समय दे दिया उन्होंने, जो कि गलती करी, स्पीकर प्रॉपरली अपना डिलीवर नहीं किया। सो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी फॉर कैट। यहां प्रैक्टिस 2 भी फिनिश हो जाता है और प्रैक्टिस 3 की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत में ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी भी 10वें चैप्टर में भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, एस चांद पब्लिशिंग एस चांद एकेडमी का यूट्यूब चैनल अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आप वो करिए, मैं साथ साथ में आगे बढ़ता हूं प्रैक्टिस सेट 3 पे। पहला वर्ड देखिए दोस्तों, अ सीनियर सिटीजन सन, यानी एक जो सीनियर सिटीजन होता है, जो 60 प्लस की एज वाला होता है, उनका बेटा डैश थ्रेटन्ड हर। थ्रेटन्ड यानी धमकी देता था, हर यानी उस लड़की को धमकी देता था, एवरीडे यानी हर दिन, एंड फिजिकली हार्म्ड हर, और उसको शारीरिक रूप से, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता था। फोर्सिंग हर टू ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी होम, उसको फोर्स करता था, उस पर दबाव डालता था कि भैया प्रॉपर्टी मेरा नाम ट्रांसफर कर दो। तो कुल मिला के ये मीनिंग तो समझ आ गया। अब हमें देखना है इस ब्लैंक में, तभी तो हम सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। सन डैश थ्रेटन्ड, सुपरफिशियली यानी ऊपर ऊपर से, मतलब बहुत एक्चुअली में नहीं। मिस्टेकनली यानी गलती से। एलिजिडली, दोस्तों एलिजिडली होता है जब हम कोई चीज का आरोप लगाते हैं, कोई चीज हम फोर्सफुली करते हैं और उसके पीछे का कोई प्रूफ नहीं होता। तो यहां पे एलिजिडली थ्रेटन्ड हो जाएगा, यानी उसने आरोप लगाते हुए थ्रेटन किया। मिजरेबली यानी बहुत मुश्किल से, परेशान होके, तकलीफ में आके। डाउटफुली यानी डाउटफुल होके। तो ये तो सारे इधर के चारों वर्ड तो नहीं सेट होंगे। हाँ, परपर्टेडली का मतलब भी वही है एलिजिडली, मतलब आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं बिना किसी प्रूफ के, उसे कहते हैं एलिजिडली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 6 बोथ हो जाएगा। 3 और 6 हमारा ऑप्शन है ए, पहला वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ड्रग्स वर्थ ₹3 lakhs वर डैश फ्रॉम द अपार्टमेंट बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा ड्रग्स जो हैं 3 लाख रुपए के कीमत वाले, वर्थ यानी कीमत वाले, पाए गए, ऐसा ही बोलेंगे ना। मैन्युफैक्चर्ड बाय द पुलिस, अब पुलिस मैन्युफैक्चर करने ऐसे दिन आ गए बताओ भारत। रप्चर्ड का मतलब है उसको तबाह कर देना, तहस नहस कर देना। सीज्ड यानी जब्त कर लेना, तो सीज तो आएगा मेरे भाई, अपार्टमेंट से सीज ही तो करेगी, पुलिस का काम ही यही है। कॉन्फिस्केटेड, दोस्तों कॉन्फिस्केटेड का मतलब यही होता है जब्त कर लेना, हथियार लेना, अपने कब्जे में ले लेना। यानी कि 3rd और 4th तो डेफिनेटली आंसर है। 2 और पढ़ लेते हैं। बॉट यानी खरीदे, अब पुलिस ने 3 लाख रुपए के ड्रग्स खरीदे, बताओ।
कंपेयर्ड यानी उन्होंने कंपेयर किया, सब बेकार है। थर्ड एंड फोर्थ अगर कोई ऑप्शन है वो अपना आंसर है, यानी ई। दोनों चीजें करीब करीब सेम बात कह रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अलग अलग ब्लैंक हैं, दो अलग अलग वर्ड फिट करने। डैश द बजट विल लीड टू एन इंक्रीज। इफ द बजट विल लीड, दोस्तों इफ के साथ विल नहीं आ सकता। इवन द बजट विल लीड, अच्छा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। टू एन इंक्रीज इन फार्म सेक्टर स्पेंडिंग, बजट बढ़ाएगा, विल लीड टू यानी लेके जाएगा, एन इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाना, फार्म सेक्टर स्पेंडिंग यानी कि फार्मिंग में, कृषि में स्पेंडिंग बढ़ाना, खर्चा बढ़ाना। और नॉट, दोस्तों ये और नॉट है ना, इसको कर लेना अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आते ही बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं, आइदर बच जाता है, लेकिन और नॉट आते ये भी कैंसिल हो जाता है, वेदर बच जाता है। पहला ऑप्शन सिर्फ वेदर ही बचेगा भाई। वेदर द बजट विल लीड टू एन इंक्रीजिंग फार्म सेक्टर स्पेंडिंग और नॉट कैन ओनली बी आंसर्ड व्हेन अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इट इज अवेलेबल। जब तक डिटेल्ड एनालिसिस अवेलेबल नहीं है, वेदर क्या यह बजट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, और नॉट, वेदर का प्रयोग हमेशा वहां करते हैं जहां आप डाउटफुल होते हैं ये होगा या नहीं होगा। और नॉट आते ही क्लियर हो गया कि वेदर ही होगा। 12th का आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 16। द प्रिजनर वॉज रिलीज, प्रिजनर को रिलीज किया गया यानी कैदी को छोड़ दिया गया, ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर के किस पे। एक वर्ड दोस्तों, वैसे मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े हैं बट वर्ड पेरोल होता है। जनरली गुड बिहेवियर पर आप टेम्पररी या परमानेंट, वापस बोल रहा हूं, गुड बिहेवियर पर टेम्पररी या परमानेंट अगर प्रिजनर को छोड़ देते हैं उसके लिए वर्ड आता है पेरोल। तो पहले वो चेक कर लेते हैं क्या, बिल्कुल है सब सी में। तो 16 का तो सी हो जाएगा आंख बंद करके। मुझे ऑप्शन नहीं पता थे तो भी मुझे पता था कि यार ये वर्ड आना चाहिए। बाकी वर्ड क्या है वो समझ लेते हैं दोस्तों। पहला है प्रोबेशन। प्रोबेशन को हिंदी में वैसे कहते हैं अपन ट्रेनिंग, कोई चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बेल का मतलब है जमानत, गारंटी तो गारंटी कहते हैं, गारंटी। और ग्राउंड्स यानी आधार, तो ग्राउंड्स हो सकता था बट फॉर नहीं आता, ग्राउंड्स ऑफ आता, और वो भी छोड़ो। पेरोल का मतलब ही यही है कि गुड बिहेवियर पे उसको छोड़ दिया, टेम्पररी या परमानेंट। तो 16 का आंसर हो गया सी। 23 नंबर दोस्तों, दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने निश्चित किया है, क्या किया है, टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, इन ऑर्डर टू हैव व्हाट, क्या करना है, हर्ड, उनकी बातें सुन ली जाए, उनकी एगनी यानी दुख, अपैथी यानी ध्यान नहीं देना, कोई तरह का इमोशन नहीं होना, वोज यानी दुख, सौरो यानी दुख, और सफरिंग। दोस्तों देखिए, एगनी और सौरो और वोज ये करीब करीब सिमिलर लाइन में जा रहे हैं। वो किसी ना किसी सफरिंग्स में है, पीड़ित हैं। इन चारों बचे हुए ऑप्शन में जो बेस्ट आपको जाएगा वो जाएगा ई। वैसे एगोनी, सौरो और वूज के बारे में सोचा जा सकता था बट सफरिंग्स आते ये सब कैंसिल हो गया। वो सफरिंग्स हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो फिर जाएंगे ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द कॉन्फ्रेंस वॉज सक्सेसफुल, जो ये सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई ना, वो सक्सेसफुल थी। योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल था, वॉज डैश, एवरीवन लाइक्ड इट। अब हर एक को पसंद आया है तो अच्छा ही होगा, जोरदार होगा, शानदार होगा, ऑसम होगा, ब्यूटीफुल होगा, मतलब जोरदार धमाकेदार ही होगा। वैल्यूएबल था, उसकी वैल्यू थी, थोड़ा कम जम रहा है भाई। डिफिकल्ट था, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल था, अजीब बात है ये। कंड्यूसिव था, कंड्यूस कर रहा था। वंडरफुल और ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है जिस पे आप विश्वास कर सको, लेकिन यहाँ पे विश्वास अविश्वास की बात नहीं आ रही है। मैं कोई आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ कि भैया आप ट्रस्टवर्दी हैं। हम कह रहे हैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन वंडरफुल था, ब्यूटीफुल था, शानदार था, जबरदस्त था। तो 28 का डी फॉर दिल्ली आ जाएगा ना। ऑप्शन से पहले तो हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ किस तरह का वर्ड आएगा। 31, राजीव इज टू डैश एज फार एज फूड हैबिट्स आर कंसर्न। जहां तक उसके फूड हैबिट्स की बात है, जहां तक उसको खाना कैसा भाता कैसा नहीं भाता की बात है, वो क्या है, इंजॉयबल है, टू इंजॉयबल, बहुत ज्यादा इंजॉय करने लायक है। राजीव कैसे इंजॉयबल होगा बताओ।
फास्टिडियस, दोस्तों फास्टिडियस उसे कहते हैं जिसे कोई भी चीज आसानी से पसंद नहीं आती। चूजी, यानी यानी ये लूं या वो लूं, उसको हर चीज बहुत इजीली पसंद नहीं आती है। और भोजन को लेके वो फास्टिडियस हो सकता है, चूजी हो सकता है, पिकी हो सकता है। उसको उसने फिक्स नहीं किया कि कौन सी चीज अच्छी लगेगी। यानी 31 का बी तो हो ही जाएगा। ऑप्शन बाकी क्या है दोस्तों? क्यूरियस। भोजन को लेके क्यूरियस कैसे बताओगे, बताओ? इन्वॉल्व यानी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इंटरेस्टिंग यानी वो खुद राजीव इज इंटरेस्टिंग कैसे? कुल मिला के हमारे पास 31 का रह जाता है केवल बी। चलिए आगे कुछ और देखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्या कह रहा है? फ्रीडम इज नॉट अ डैश बट आर बर्थ राइट। फ्रीडम यह नहीं है, फ्रीडम तो हमारा बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार है तो उसे कौन देगा, बताओ? सिन होता है पाप, गिफ्ट होता है प्रेजेंट यानी आपका उपहार, फार्स का मतलब होता है सिर्फ फेक बातें, मतलब बिना मतलब का, फॉल्स, फार्स। इल्यूजन का मतलब है कोई ना कोई चीज का इल्यूजन है, मतलब जो चीज एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है वाला। और प्रेजेंटेशन, फ्रीडम इज नॉट प्रेजेंटेशन, कुछ लेना देना ही नहीं है। हम यह कहना चाह रहे हैं कि भाई ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे लिए कोई उपहार नहीं है कोई हमें दे, वो तो हमारा अधिकार ही, हमें लेना ही है। यानी 35 का बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, तब जाके सेंटेंस का कुछ सेंस बनेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। कहने का मतलब है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। कुछ कुछ इसलिए कि भैया अगर हम सारे कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको भी कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए करने के लिए। दूसरा दोस्तों, बेसिक जो इस वीडियो सोल्यूशन के पीछे का अप्रूवल मोटो है, मोटिव है, वो एक बहुत सिंपल क्लियर मैसेज है, इनोवेटिव आइडिया है। स्टूडेंट्स बुक ले लेते हैं लेकिन उसकी एक्सप्लेनेटरी कहाँ मिलेगी? कुछ चीजें बुक में मिल जाएंगी और कुछ बाकी चीजें इनोवेटिव तरीके से यानी कि वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और इस वीडियो के माध्यम से आपका जो चैनल है एस चांद अकेडमी का दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, या कोई नई चीजें ऐड होंगी तो कैसे पता चलेगा? अभी सब्सक्राइब करिए दोस्तों आपका फेवरेट चैनल एस चांद अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए आते हैं आगे। प्रैक्टिस सेट है नंबर 4, लीजिए साहब। पहला कह रहा है अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आर डैश टू फाइनेंशियली असिस्ट, मतलब किसी तरीके से फाइनेंशियली असिस्ट करेगा, यानी वित्तीय रूप से मदद करेगा। द मिडिल क्लास डैश द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, डैश 2 डेकेड्स का मतलब है अगले 2 दशकों तक, अगले 10 सालों तक, यानी 20 वर्षों तक ये फाइनेंशियली असिस्ट करेगा। सो फैक्टर्स आर इंक्लाइंड मिडिल क्लास फॉर द नेक्स्ट, देखो फॉर द नेक्स्ट ठीक लग रहा है, आर होपफुली टू फाइनेंशियली, रिस्पॉन्सिबल टू फाइनेंशियली, ऑन द नेक्स्ट, ओवर द नेक्स्ट, इन सभी में एक्चुअली फॉर और ओवर ही ज्यादा ठीक लग रहे हैं। अब हमें ये समझना इन दोनों में से क्या आएगा। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इंक्लाइंड टू फाइनेंशियली, आर लाइकली टू फाइनेंशियली। दोस्तों इंक्लाइंड की जरूरत ही नहीं है, लाइकली आ जाएगा और ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स आ जाएगा, यानी अगले 2 वर्षों तक, अगले 2 वर्षों के लिए नहीं, अगले 2 वर्षों के करीब ऐसा होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लाइकली टू असिस्ट, जो असिस्ट करने की क्षमता रखते हैं, असिस्ट करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4 का, और उसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। रीटा वॉज हैबिचुअली सो डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? डोसाइल वो लोग होते हैं जो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, काम होते हैं, कंपोज होते हैं, बहुत ज्यादा तेरी मेरी नहीं आती, बहुत ज्यादा क्वारलिंग नहीं करते, शांत हैं बिल्कुल, उन्हें डोसाइल कहते हैं। लेकिन रीटा वॉज हैबिचुअली, उसकी हैबिट ही थी डोसाइल होना। एंड डैश दैट हर फ्रेंड्स कुड नॉट अंडरस्टैंड हर सडन डैश फॉर एम्प्लॉयर्स। वो इतनी शांत थी कि उसके फ्रेंड्स तो समझ ही नहीं पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए एकदम से अचानक से एम्प्लॉयर के प्रति, यानी पीछे की तरफ तो नेगेटिव वर्ड आएगा। आउटबर्स्ट अगेंस्ट, एंगर फॉर, वायरुलेंस टूवर्ड्स, अनॉयंस टूवर्ड्स, इन सब में तो थोड़ा बहुत ये आता, बट ट्रिकुलेंट भी अलग हो जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। दोस्तों बी आ रहा है एंगर के साथ फॉर। अब एंगर फॉर हर एम्प्लॉइज नहीं होता है, एम्प्लॉइयों के लिए गुस्सा कैसे हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाता है। अनॉयंस टूवर्ड्स नहीं होता है, इस कारण से फर्स्ट रह जाएगा। आउटबर्स्ट अगेंस्ट, आउटबर्स्ट का मतलब है बहुत ज्यादा, यूं समझ लीजिए बहुत ज्यादा
गुस्सा कर जाना, बहुत ज़्यादा सुनाना, फटकारना, डांटना, और अकोमोडेटिंग यानी कोई चीज़ को बिल्कुल जैसा है वैसा चला लेती थी, फ्लेक्सिबल हुआ करती थी। तो रीटा हैबिचुअली डोसाइल भी है और चला लेती चीज़ें, इसलिए उसके मित्र तो ये पचा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि एकदम से आउटबर्स्ट अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स का मतलब है उनके प्रति इतना ज्यादा आउटबर्स्ट कहां से आया। 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। इफ द सिस्टम डैश टू यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, अगर सिस्टम को बनाया जाए कि वो डिजायर्ड रिजल्ट दे, ट्राई टू डैश द होल प्रोसीजर इन द गिवन सीक्वेंस, तो फिर आप ये जो दी गई सीक्वेंस में इस पूरे प्रोसीजर को करना, तो करना आएगा, डंप तो नहीं करेंगे भाई, ये तो गलत हो गया। रिप्रोड्यूस द प्रोसीजर, प्रोड्यूसर को रिप्रोड्यूस करें, कैसे करोगे भाई? रीऑपरेट एंड फेल्स, यस, अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है डिजायर्ड रिजल्ट देने में, आप ये कोशिश करना कि ये जो पूरा प्रोसीजर है इसी सीक्वेंस में रीऑपरेट यानी वापस से करना, शायद दूसरी बार में रिजल्ट आ जाए। क्योंकि डी कह रहा है इमिटेट्स, अब इमिटेट्स कैसे करेगा? सिस्टम कॉपी करेगा, यील्ड करना थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो आपके लिए 10th का सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, सी, कि अगर सिस्टम फेल कर जाए तो भैया इस ऑपरेशन को वापस कर लो। इसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4 की 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज डैश टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता, AID एड यानी हेल्प यानी सहायता, टू द वंस उन लोगों के लिए, डैश बाय सीवियर फ्लड्स इन द सिटी। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़, भयंकर बाढ़ से पीड़ित है, ऐसा ही होगा ना। तो देखते हैं दोस्तों, ट्रबल्ड, हैवक, स्ट्रक, अफेक्टेड और इल। मुझे लगता है अफेक्टेड सबसे बेस्ट आता है। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड, गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, क्या नहीं कर पाई है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, यानी कि जो वित्तीय सहायता है वो नहीं कर पाई है। किनको नहीं कर पाई है? टू द वंस, उन लोगों को जो अफेक्टेड हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं फ्लड से। शहर में जो बाढ़ आ गई ना, उससे जो प्रभावित हुए हैं उनको वित्तीय हेल्प ही नहीं कर पाई भाई। तो 15 का सी आएगा, बाकी वाले सेंटेंस में नहीं बैठ पा रहे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द डिफेंडिंग चैंपियन, दोस्तों ये कौन होते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस? एक चैंपियनशिप चली आ रही है बहुत टाइम से, और इस वर्ष के चैंपियन हम हैं, इस बार हम जीते हैं, यानी हम जीते हैं तो खिताब हमारा हुआ, कप हमारा हुआ। अगली बार जब ये मैच चलेगा, ये अगली बार जब चैंपियनशिप होगी, तो हम डिफेंडिंग चैंपियंस होंगे। हमारी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं कि भैया पिछले साल हम थे, इस बार भी हम बनना चाहेंगे, हम बनेंगे, क्योंकि रनिंग ट्रॉफी है। तो यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियंस जो हैं जस्टिफाइज, उन्होंने जस्टिफाई किया हिज टॉप डैश बाय क्लिंचिंग द टाइटल, उसने जस्टिफाई किया। स्किल को जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ती है क्या? फॉर्म को, टेक्निक को, बिलिंग को, सुप्रीमेसी को, यस भाई, फॉर्म को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, वो तो शो कर जाती है अपने आप। टेक्निक और बिलिंग का तो लेना देना ही नहीं है। सुप्रीमेसी को जस्टिफाई किया कि भैया मैं पहले टॉप पे था, सुप्रीम था, आज भी सुप्रीम हूं। इस बात को जस्टिफाई कैसे किया? एक बार और जीत गए तो फिर हमारी बात जस्टिफाई होगी ना। एक बार से नहीं जीते थे, हम लगातार जीत सकते हैं, मतलब हम ही सुप्रीम हैं। यानी 21 का हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। 28 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? आई एम गिवन टू डैश दैट यू आर गोइंग अब्रॉड। मैं इस बात को एक्चुअली समझ पा रहा हूं, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि भैया तुम अब्रॉड जा रहे हो। तो 28 का समझ के लिए डी फॉर दिल्ली आ जाएगा। प्रिडिक्ट थोड़ी कह रहे हैं कि भाई अनुमान लगा रहा हूं, सीधा समझ रहा हूं इस बात को। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एवरीवन शुड डैश हिमसेल्फ अगेंस्ट इलनेस, हर किसी को बीमारी के खिलाफ, अगेंस्ट यानी खिलाफ, इलनेस यानी बीमारी, बीमारी के खिलाफ अपने आप को यह करा देना चाहिए। सिंस मेडिकल केयर हैज नाउ बिकम एक्सपेंसिव, भैया मेडिकल केयर जो है ना वो बहुत महंगी हो गई है, तो आपको उसकी जरूरत ना पड़े तो क्या करोगे आप? इंश्योरेंस कर लोगे। इंश्योर, देखो साहब ये मिल गया ना भाई, आप वैक्सीनेट कराओगे, इसका मेडिकल केयर महंगी हो गई, इसे क्या लेना देना? आप ब्रेस करा दो। ब्रेस यानी क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को पकड़ लेना। एंश्योर यानी सुनिश्चित करना।
इनॉक्यूलेट, इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा इंश्योर, यानी आपको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए बीमारी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेडिकल केयर महंगा पड़ गया, इंश्योरेंस होगा तो पैसा सस्ता पड़ जाएगा। यानी 32 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। आफ्टर रीचिंग न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क पहुंचने तक रमाकांत विल हैव डैश टू डैश हिमसेल्फ टू द न्यू सराउंडिंग्स। रमाकांत जो है, देखो न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद रमाकांत विल हैव, उसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नई सराउंडिंग्स के बीच अपने आप को सेट करना पड़ेगा या अनुकूल बनाना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसा वर्ड है क्या अडेप्ट जैसा? ये रहा साहब, देखो अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब यही होता है अनुकूलन, यानी जैसा है वैसा अपने आप में उसको ग्रहण करके वैसा बन जाओ, जैसी परिस्थिति है वैसा बन जाओ। बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों आपका कमेलियन, गिरगिट। जैसी जगह होती है, जैसी सराउंडिंग्स होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, रंग बदल देती है। पोलर बियर्ड, शायद बियर्ड्स पहले काले रहे होंगे, वहां जाके सफेद हो गए क्योंकि उसने थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन है। तो यहाँ पे अडेप्ट ही आ जाएगा क्योंकि मिक्स इन हिमसेल्फ, सराउंडिंग्स में मिक्स करना पड़ेगा, डेवलप हिमसेल्फ, अपने आप को विकसित करना पड़ेगा, सबमिट यानी सबमिट करना पड़ेगा, एक्वेंट यानी परिचित। तो बेस्ट आ जाएगा अडेप्ट हिमसेल्फ टू द, यानी अपने आप को इस तरह से अनुकूल कर दे। यहां पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 4 फिनिश हो जाता है। एक और एक्सरसाइज दोस्तों चैप्टर नंबर 5, इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को समाप्त करने की बात इसलिए बोलता हूं कि सेंटेंस कंप्लीशन अगेन फिलर है और फिलर में बहुत सारे वर्ड्स आप फिल कर सकते हैं। उस ब्लैंक में क्या आएगा वो 4-5 ऑप्शन नीचे गिवन होंगे। इंपॉर्टेंट ये दोस्तों वोकैबुलरी एंड रीडिंग मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए, रीडिंग बढ़ाइए। जितना ज्यादा रीडिंग बढ़ाएंगे पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, फ्रेमवर्क पता चलेगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जनरली इसमें क्या आता है, ये सारी चीजें। कई बार आपने देखा होगा इस चैप्टर पर्टिकुलर में कई बार मैंने बिना ऑप्शन पढ़े मैंने कहा यार ये लग रहा है ऐसा होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग अगर आप करेंगे सारा काम चल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। चलिए साहब एक्सरसाइज नंबर 5 क्या कह रहे हैं? द प्रोड्यूसर इज नोन टू, प्रोड्यूसर इस बारे में प्रचलित है, लोग जानते हैं उसे, विद न्यू स्टार्स एंड फ्रेश टैलेंट, जो नए स्टार्स को लेके आता है, फ्रेश टैलेंट को लेके आता है। एंड दो देयर हैव बीन, हालांकि कभी कभी हिट्स और मिसेस भी हुए हैं, यानी कभी कभी तो ये बात लग गई, हिट हो गई पिक्चर, कई बार मिस कर गई, मतलब हिट नहीं हुई। दिस फिल्म मेकर टोटली डैश फॉर द न्यू ब्रीड, वो तो हमेशा नई ब्रीड, नए टैलेंट, फ्रेश टैलेंट की ही बात करता है। तो यहाँ पे देखिए, नोन टू ट्राई विद, लेकिन डिमांड्स, एक्सपेरिमेंट विद और वाउचेस फॉर, साइन विद तो नहीं होगा, प्रोड्यूस विद नहीं होगा, वर्क विद नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा बी, वो नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है नए स्टार्स के साथ, और वाउचेस फॉर द न्यू ब्रीड, यानी उसको नई ब्रीड ही चाहिए, नई ब्रीड के साथ नया कोई टैलेंट आया उसी के साथ काम करना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। 6 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों समझिए, इफ द बैंक्स डिजायर टू, अगर बैंक जो हैं डिजायर यानी चाहते हैं प्रॉफिट करना, दे शुड गेट रिड ऑफ डैश मेजर, अगर आप प्रॉफिट की तरफ चाहते हो तो तुम्हें ऐसी चीजें जो कि एक्सपेंस करा रही हैं, खर्चा करा रही हैं, वो कम करना पड़ेगा। गेट रिड ऑफ यानी दूर होना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट मेजर से छुटकारा कैसे पाएंगे, देखिए जरा, पॉपुलिस्ट मेजर, अनहेल्दी मेजर, हाँ ये ठीक लग रहा है। ट्रेडिशनल मेथड और अनस्टडी नहीं होगा। देखो ट्रेडिशनल मेजर्स, मैक्सिमाइज प्रॉफिट तो सेट हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डी का पहला वार्ड तो ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड सारे ही गलत हो ऐसा नहीं कह सकते। अनहेल्दी डेफिनेटली गलत होंगे ही होंगे, जो हेल्दी नहीं है उनके से छुटकारा पाना ही है। तो 6 नंबर का सी सबसे बेस्ट आंसर है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन अ लिटिल पब्लिसाइज्ड डील, एक छोटी सी पब्लिसाइज्ड डील के अंदर पेप्सी कोला हैज द डैश, उसने क्या किया है, एंटायर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट अफगानिस्तान का क्या किया है, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब है चढ़ाई कर देना, स्वैलोड यानी निगल लेना, कैप्चर्ड यानी उसको कब्जे में कर लेना, ऑक्यूपाइड यानी उसमें रम बस जाना। तो भैया मार्केट को कैप्चर किया जाता है
14 का आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा। दोस्तों मार्केट को कैप्चर करना है, कॉन्कर नहीं करना है। कॉन्कर का तो मतलब होता है भैया आपने उस पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, स्वैलोड, निगल लेना भैया, पेट में डाल देना और ऑक्यूपाइड कर लेना। तो कुल मिला के दोस्तों कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं और बस अब यहीं तक हम आज की सभा को समाप्त करना चाहेंगे। बस इतना जरूर कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि अच्छी तैयारी करिए। दोस्तों अच्छी तैयारी के लिए अच्छी चीजें इस वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आप कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं, कुछ और चैप्टर्स बाकी हैं, बीच में कहीं हम हैं। और एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छे से तैयारी करिए और दोस्तों अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए पढ़ाई के प्रति, अपना डिवोशन बढ़ाइए पढ़ाई के प्रति, डेडिकेशन बढ़ाइए पढ़ाई के प्रति। ये सारी चीजें दोस्तों अभी अगर जो मेहनत कर ली ना आपने, उसके बाद पूरी जिंदगी आराम से काम होगा। आपके पास दो ही रास्ते हैं, अभी आराम कर लो जिंदगी भर परेशान रहो, या अभी परेशान हो जाओ जिंदगी भर का आराम ले लो। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट के लिए, पब्लिक के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, किसी के लिए भी, और वहां अगर ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है दोस्तों, इतनी बढ़िया किताब ये है और इसके एक एक चैप्टर में अपने आप में बहुत कुछ दम है, बहुत सारा डिटेलिंग है और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक क्वेश्चन बैंक है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन बैंक आपके लिए इस चैप्टर में भी छोड़ रहा हूं सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाए। कोई नया वर्ड दिखे तो क्यूरियोसिटी दिखाइएगा, नए वर्ड को सर्च करिएगा, ढूंढिएगा कि यार क्या मीनिंग हो सकता है। चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आज के वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। थैंक यू एंड टेक केयर।